जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे कि ईद के बाद का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, ईद के बाद पाकिस्तान में क्या होगा। सबसे जो अहम डेवलपमेंट ईद के बाद जिस पर पूरी कौम की नजरें होंगी वो होगा 6 जजेस के खत का मामला, जो कि ईद के इमीडिएटली बात तो नहीं लेकिन टेंटेटिवली सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि आप जानते हैं, टेंटेटिव डेट आई 29 अप्रैल की, बट दिस वुड बी अ ह्यूज थिंग जिस पर पूरी कौम की नजरें होंगी। एवरीबडी वुड बी एंटिसिपेटेड कि अब नेक्स्ट ऑनवर्ड्स क्या होता है। 6 जजेस का जो ख़त है, उनके जो इल्ज़ामात हैं, और आपको जिस तरह मालूम है कि लास्ट समात में चीफ जस्टिस ने इस बात का भी इशारा दिया था कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उस पर प्रॉबेबली फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जा सकता है। तो फुल कोर्ट ही इस मैटर को असर्टन करेगा या कमीशन की तरफ एक बार फिर मामला जाएगा, बिकॉज टेक्निकली कमीशन इन प्लेस तो अभी भी है, सिर्फ सबराही उसकी किसी के पास नहीं है। और कुछ लीगल ओपिनियन ये भी है कि 184(3) के तहत, सुओ मोटो के तहत, ये बेंच खुद भी कह सकता है, कमीशन को दे सकता है इंक्वायरी, जैसे पैनामा केस में हुई थी, या कोई JIT बनाई जा सकती है, या जैसे मेमोगेट की तर्ज पे कमीशन बनाया जा सकता है। सो एनीवे, एनी हाउ होगा क्या जजेस खत के मामले पे। फिर ईद के बाद ये भी खबरें सरगर्म हैं और इसके लिए तैयारियां पिछले कुछ दिनों से चल भी रही थी कि हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, जिसकी जो हेड होगी, जो लीडिंग जो किरदार होगा, सुपरविजन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में होगी। और उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी प्रोबेबली ज्वाइन कर सकते हैं, जमात इस्लामी को भी शामिल करने का बात हो रही है। महमूद खान अचकज़ई को इस अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तहरीक की सबराही सौंपने की बात हो रही है। तो क्या महमूद खान अचकज़ई, हु हैज़ अ वेरी क्लियर पोजीशन एंड अ वेरी क्लियर स्टैंस एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्या वो इस ग्रैंड अलायंस को चलाने में कामयाब हो सकेंगे, जो एक तरह से अपेरेंटली चूं चूं का मुरब्बा नज़र आता है, जिनकी कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ नज़र नहीं आती। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान फार राइट, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुवर्ड्स समवट मिडल, sometimes inclining towards the right, sometimes inclining towards the left. जमात इस्लामी अगेन एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, बाकी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वगैरह वगैरह। तो क्या ये चूं चूं का मरब्बा कोई नज़रियाती ग्राउंड पे आ सकेगा, या इनका सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलता करे, और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अगर लेट्स सपोज हुकूमत गिराने में ये अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस कामयाब हो भी जाता है, तो व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या होगा? क्या एक नया मैंडेट होना चाहिए, नया इलेक्शन होना चाहिए, या इसी पार्लियामान के अंदर से कोई चेंज ऑफ फेस आना चाहिए? और क्या इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? इमरान खान का स्टेटस क्या होगा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? उन्होंने कहा कि जी, चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि जी 4-5 महीने मैं जेल में रहूँगा, उसके बाद रिहा हो जाऊँगा। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से आपको रिलीफ दर रिलीफ मिलता हुआ नजर आया, एक के बाद दूसरे मुकदमे में रिलीफ, फिर तोशाखाना में उनकी नैब वाले केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई, जो कि अनप्रेसिडेंटेड 2 मंथ्स के अंदर इतनी संगीन सज़ा पे, जो कि उम्र कैद है, 10 साल की नाअहली है, सज़ा मुअत्तली, नैब का मौक़िफ़। तो ये मामला क्या जाएगा? क्या वाकई इमरान खान रिहा हो सकते हैं? ईद के बाद कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? इसी पर बात करेंगे, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। और मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, जिनका ग्रिप होता है पाकिस्तान के हालात पे। सबसे पहले मुबश्शिर लुकमान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मंसूर अली ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और अतर कासमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है। मुबश्शिर लुकमान साहब भी एंकर पर्सन है। मुबश्शिर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, हाउ डू यू सी दिस प्रोसीडिंग, हाउ डू यू सी दिस कंक्लूडिंग? फुल कोर्ट बनाना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पे बना देना चाहिए अगली हियरिंग में ही? और क्या इसको ये लार्जर बेंच ही सुने, या कोई कमीशन ही, जो कमीशन एग्जिस्टिंग है, वही री इन्वेंट होगा, री इंस्टेट होगा? मुबश्शिर लुकमान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल गरीदा, थैंक यू वेरी मच, एंड अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये इतना आसान नहीं है जितना लोग उसको समझ रहे हैं।
और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लिखा है जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है कि वो इन जजेस के इन ग्रीवेंसेस के लिए कोई उनको गाइड करे, तो ये बेसिकली उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है मीडिया में सारी चीज़ों को उछालने का। अब जहाँ तक फुल कोर्ट का मामला है तो लॉ मौजूद है कि या 5 मेंबर्स का बेंच होगा या 7 मेंबर्स का बेंच होगा, तो 7 का बन गया। क्योंकि अगर कल को ये कोर्ट को डिसीजन दे देता है, ये बेंच को डिसीजन दे देता है, तो उसकी अपील भी तो जानी होगी ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसकी होगी तो वो अगर सारा फुल कोर्ट आ जाता है तो फिर वो रिव्यू और अपील जो है वो सारा उसका एक और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ का माजरत के साथ हमेशा की तरह हर चीज पे एक ही स्टांस रहा है कि इनको समझ बाद में आती है, एहतजाज ये पहले कर देते हैं, एतराज भी ये पहले कर देते हैं। जहां तक ऑपोजिशन अलायंस की बात है, ऑपोजिशन धमका चौकड़ी की बात है, तो ये बिल्कुल होगी और बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि मुझे इन सारों में ज्यादा जो सीरियस नजर आ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत ज्यादा तपे में है और वो किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के हक में नहीं है। और अब आप देखें नहीं, ना लेकिन मौलाना के तपने से क्या होता है मुबश्शिर लुकमान साहब? इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी मौलाना कितने दिन यहाँ पे धरना दे के बैठे रहे थे, नहीं गिरा सके थे हुकूमत, उस वक्त भी बहुत तपे हुए थे मौलाना। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हुकूमत गिरा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो जीरो टॉलरेंस मोड में है और वो समझते हैं टुवर्ड्स हुम? मियां नवाज शरीफ, नवाज शरीफ प्राइमरीली और फिर एस्टेब्लिशमेंट। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ने उनके सामने जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे, पीडीएम उन्होंने चलाई थी, उनका राइट था और उस वक्त इनकी बातें हुई थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फिर मियां साहब ने उनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और फिर वो इलेक्शन में समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ जबरदस्ती की और उनके कैंडिडेट्स को हरवाया। अब ये तो उनकी अपनी सोच है, इसमें कोई उनको नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम दैट। लेकिन ये हुकूमत जब तक खुद नहीं जाना चाहेगी ये कहीं नहीं जा रही। ये मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत काफी स्टेबल है और इसके पास 2/3 मेजोरिटी है अपनी, इन हाउस चेंज हो नहीं सकती, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर बार बार इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है तो इमरान खान तोशा खाना केस में जो उनको रिलीफ मिला, ये बहुत क्लियर एविडेंस है कि उनके वकील नलायक हैं। देखें इसी केस में यानी यही चार्जेस थे और यही शिकें लगी थी जिसके तहत एक सेशन जज ने मुझे मुबश्शिर लुकमान को भी 2 साल की सजा दी थी। और इसमें एक प्रोविजन मौजूद है कि यू कैन आस्क द जज राइट ओवर देयर कि जी मुझे आप 1 हफ्ते की रिलीफ दें ताकि मैं सुपीरियर कोर्ट से जाके बेल ले लूं, एंड द जज इज बाउंड टू डू दैट, उसको देनी है वो। इनके लॉयर्स ने ना वहां पे कोई आर्गुमेंट दी, ना उन्होंने बेल मांगी, वो उसको जज से लड़ाइयां करते रहे और आगे उस केस को फॉलो ही नहीं किया। तो ये इसका उड़ जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट वंस इट गोज इनटू एन अपील आफ्टर ईद, अब ये आ गया टाइम, तो फिर आपको उसका नहीं, इस केस में तो मुबश्शिर लुकमान साहब जो नैब वाला है, क्योंकि तोशा खाना में एक सजा तो इलेक्शन कमीशन से भी हुई हुई है ना, ये नैब वाली सजा है, तो इसमें तो नैब ने खुद कह दिया, प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यू कैन गिव दिस रिलीफ टू इमरान खान, हमें सजा मौतरी पे, बट let me take the debate to Mansoor Ali Khan साहब and Atar Kasmi साहब as well. मंसूर खान साहब, 1 by 1 जो 6 जजेस का मामला है खत का, फुल कोर्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुतालबा है। क्या आपको लगता है कि जब पिछली समात हुई थी उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्रेशर में आ गए थे, दबाव में आ गए थे, फुल कोर्ट का मुतालबा पहली ही समात में मान लिया गया, फुल कोर्ट बननी चाहिए या यही लार्जर बेंच इसकी समात करे, और इसका अंजाम आप क्या देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में मैंने ईद से पहले जब इसकी हेयरिंग हुई थी, मैंने वो पूरी हेयरिंग देखी थी मैंने, उसके अंदर शुरू के अंदर तो चीफ जस्टिस जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी मोड के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, उनके जो रिमार्क्स थे, बैकग्राउंड को डिस्कस किया गया कि जनाब फुल कोर्ट की जो 2 मीटिंग्स हुई थी वो उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था, शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में क्या कुछ हुआ था, तो दैट पर्टिकुलर फर्स्ट 30 मिनट 45 मिनट्स तो यही लग रहा था कि चीफ जस्टिस जो है ना वो गैलरी से खिताब कर रहे हैं रादर दिन के अटॉर्नी जनरल से खिताब करने के बजाय। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रेशर्स
होते हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स के अंदर मैं बार बार चीफ जस्टिस की जानिब से एक इरिटेशन देख रहा था जो उन्होंने मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से की। तो दिस शोज के ये सारी चीजें जो है उनके जहन के ऊपर चल रही हैं और वो बार बार इन चीजों को नोट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली द प्रेशर इज देयर, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, क्या इसका मतलब है कि आनंद फानन जो है कुछ हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई इतनी अर्जेंसी होती तो 29 या 30 अप्रैल की जो डेटों की बात हुई थी वो बात फिर वहां तक ना जाती। ये आनंद फानन ये डे टू डे हियरिंग करके भी इस मामले को पिकअप किया जा सकता था। बल्कि मैं बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके चंद ओपोनेंट्स हैं चीफ जस्टिस के, उनकी जानिब से मैं ये इतराज देख रहा था कि जनाब इतनी लंबी डेट डाल दी है, ये तो खुडे लाइन लगाने वाली बात है। हाँ, उसकी भी वजाहत, वही जो आप कह रहे हैं उसकी भी वजाहत चीफ जस्टिस ने खुद दे दी थी कि बीच में ईद आ गई है और अगर फुल कोर्ट बनानी है तो बहुत से जज साहिबान के दीगर भी उनके एंगेजमेंट्स वगैरह वगैरह हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन वो भी दे दी थी काजी साहिब ने। एब्सोल्युटली, उन्होंने रीजंस दी थी और बड़ी वैलिड रीजंस थी। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ओपोनेंट्स थे उनके, तो वो ओपोनेंट्स तो नहीं सुनते, वो तो कहते हैं कि जनाब उस तरह करें जिस तरह हम कहते हैं। तो लेकिन उसी बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वहां पे मौजूद थे। उनके बड़े सीरियस किस्म के रिमार्क्स आए थे। अगर आपने उनके रिमार्क्स को नोट किया हो तो डेफिनेटली डिविजन्स आर देयर, थॉट प्रोसेसेस जो है वो डिफरेंट हैं। इसका प्रेशर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस जो है वो कोई इतना ज्यादा बकल कर जाएंगे अंडर प्रेशर। मेरे ख्याल में वो किताब के मुताबिक ध्यान से फूक फूक के हर कदम जो है वो उठाएंगे। तो ये इसको लार्जर बेंच, फुल कोर्ट जो भी हो, ये बेंच ही इसका फैसला करे या कमीशन के पास अल्टीमेटली जाना चाहिए? बिकॉज दिस इशू हैज टू बी टेकन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एट द एंड। तो वो लॉजिकल कंक्लूजन मंजूर खान साहब आपके नजदीक क्या है, कौन कर सकता है उसको? अच्छा, ये बड़ा एक ट्रिकी एरिया है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो जेआईटी भी बन सकती है। अब जेआईटी बनती है तो फिर आपको एग्जेक्टिव से ही लोगों को उठाना पड़ेगा, तो इसका भी सवाल हुआ था उस दिन। सो ये बड़ा ट्रिकी एरिया है। जेआईटी में फिर आईएसआई के लोग भी शामिल हो जाते हैं, आईएसआई के भी होते हैं, एमआई के भी होते हैं, डिफरेंट आईबी से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन जारी बात है यहाँ पे तो एतराज ही उस साइड पे जा रहा है, तो फिर आप वहां के लोगों को किस तरह शामिल करेंगे? मेरा ख्याल में ये मामला जो है अल्टीमेटली किसी शायद हाजिर सर्विस जज के अंडर जो है वो कोई कमीशन बने, सर्विंग जज के अंडर कमीशन बनेगा, तो शायद उससे शायद ऑल पार्टीज जो हैं दे विल बी सेटिस्फाइड। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। राइट। अतर काज़मी साहब, टेकिंग दिस डिबेट टू यू, आपकी नज़र में यही लार्जर बेंच 7 मेंबर इसी को आगे बढ़ा सकता है, या जिस तरह से मुबशिर लुकमान साहब हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड सो वेल कि अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो फिर आप अपील की रिव्यू के हक से महरूम हो जाते हैं, फिर आप उसमें रिव्यू नहीं जा सकते। लार्जर बेंच हो, फुल कोर्ट हो, और फुल कोर्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुतालबा है, जिनका अपेरेंटली कोई इसमें प्राइमरी स्टेक नहीं है, ये अदलिया के अंदर का मामला है। अतर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, और इस मैटर का लॉजिकल कंक्लूजन, अल्टीमेट कंक्लूजन कैसे होगा? यही बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने, या कोई कमीशन जाए, कहां जाए? देखिए, जहां तक ये फुल कोर्ट का मामला है, आपको याद होगा कि जब काजी फायज ईसा साहब ने पहली दफा फुल कोर्ट समाअत की थी और वो तमाम बराह रास्त पूरी कौम ने देखा था, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बार बार ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर फुल कोर्ट बैठ के कोई फैसला सुना देगा तो फिर वो जो रिव्यू की हम बात कर रहे हैं वो रिव्यू किसके सामने आएगा? तो ये मामला तो उस वक्त भी उठाया गया था और उस वक्त भी इस चीज के ऊपर, और फुल कोर्ट के हवाले से माजी में अदालत के अंदर किसका ये मौकिफ रहा है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो इस पे बहस हो सकती है। पर मेरे ख्याल में तमाम जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो केपेबल हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। तो उनमें से कोई भी अगर 7 रुकनी बेंच हो या 3 रुकनी बेंच हो, अदालत के सामने मामला है तो अदालत में से जो भी फैसला आएगा मेरे ख्याल में यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज जरूर निकलेगी। दूसरी बात, अब मसला ये है कि एग्जेक्टिव के पास क्या हम इसको भेज सकते हैं? ये तो अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि क्या एग्जेक्टिव को करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेट करेगा, और यही चीज तसद्दुक जिलानी साहब ने अपने खत के अंदर भी कही और उसके हवाले से अदालत में ये रिमार्क्स दिए गए कि जनाब शायद जस्टिस जिलानी साहब कोई प्रेशर में आ गए थे। नहीं, उन्होंने प्रेशर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने एक आईनी नुक्ता उठाया कि ये सुप्रीम कोर्ट से हवाले ऐसी चीजें हैं, तो लिहाजा अदालत को देखना चाहिए। अब मुझे जो इसमें थोड़ा सा कंसर्न लगा ये कि जिस तरह मंसूर साहब ने भी जिक्र किया कि वो जो असल इशू है, वो जो कैमरे निकले हैं, वो जो इल्जामात लगे हैं, उनके ऊपर उतनी हमें बहस नजर नहीं आई, उनके ऊपर कोई बात वहां पे हुई नहीं। सरसरी सा जिक्र आता था, पर दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनका जिक्र शुरू हो जाता था। शायद क्योंकि ये पहली समाअत थी, इसकी ये वजह है। हो सकता है आने वाली समाअत के दौरान मजीद चीजें
खुल के डिस्कस हो कि जो असल इशू वो यहाँ पे अच्छा, उस ये पे है उस कि पे जो जब जज अतर साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन उस पे जब समाअत हुई जी थी जी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक ब्रदर इन लॉ का जिक्र है, उसका नाम नहीं है, एक और चीज का जिक्र है, उसका नाम नहीं है, एक और साहब का जिक्र है उनका। तो ये चीजें डिस्कस हुई हैं वहां पे, जो कैमरे की बरामदगी वगैरह थी। बट ये जी जी कैमरे निकले, वीडियो बनी, किसको दिखाई, यूएसपी वगैरह, ये सब चीजें सबूत देने पड़ेंगे ना अतर साहब। ये ऐसे हवा में जी तो जी बातें नहीं हो सकती। पर इसका जिक्र तो हो सकता है ना वहां पे। मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं कि अगर ठीक आधा घंटा उसके ऊपर बात हुई है तो हो सकता है 3 मिनट इसके ऊपर बात हुई। ठीक। ये जो बेंच बैठा था ईद से पहले, वो क्यों बैठा था? वो इन इल्जामात की वजह से बैठा था। बेकार तो की बातें हैं। आई एम सॉरी अतर साहब, बिल्कुल जी जी बेकार की बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों वो कंप्लेंट कर रहे हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या अथॉरिटी है आईएसआई के मैं ऊपर, आपको एमआई बताता के हूँ। ऊपर? एक मिनट, नहीं, मेरी मैं- आप बात सुनते हैं। जी जी ये बेसिकली गंद उछाला गया, ये बेसिकली मीडिया हाइप क्रिएट की गई है, ये बेसिकली वो जो इमरान खान सिंड्रोम है ना कि ना खेलो ना खेलने दो, ये वो वाला चल रहा है। आई मीन अगर आपने आपको एतबार नहीं, एग्जेक्टिव क्यों नहीं करे? एग्जेक्टिव कर सकती है प्रोब इसकी, बिल्कुल। जब पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ था तो सिविल एविएशन नहीं प्रोब की थी ना, उससे क्यों नहीं किसी को एतराज हुआ था? देखे ना, जब जब नहीं भी नहीं, कोई होता वहां पर आईएसआई का तो कोई किरदार नहीं था ना उस प्लेन क्रैश में वगैरह वगैरह। यहाँ पर तो इल्जामात एजेंसीज के ऊपर है। मैं बट गरीब कह रहा हूँ, एविएशन को था ना, उनका तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था ना वहां पे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये कोई बात नहीं होती, अच्छा ये नहीं अतर होता साहब, कि सारे लोग करप्ट हो गए हैं, सारे अच्छा लोग गलत हो गए हैं, सारे लोग गलत फैसले देंगे। एमएल आपकी तरफ मैं पे आती हूँ, आपके माजरत, लेकिन अच्छा, चूंकि अतर का मैं टाइम जरा था, अतर कंप्लीट कर जी अतर साहब। जी 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 मैं जरा कंप्लीट कर लूं। मसला ये है कि ये स्टोरी खत से शुरू नहीं हुई। उससे पहले चीफ जस्टिस को उन्होंने बताया, और काजी फायज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो गुज़िश्ता बरस से इस मामले के हवाले से आगाही रखते हैं। उन्होंने खुद उस चीज का इतराफ किया कि उनसे भी जजेस मिलने आए थे और उनको भी बताया था। तो ये मामला खत से शुरू नहीं हुआ, ये मामला तो तब शुरू आप ऐसा करते हैं अतर, इस पे ऐसा करते हैं कि आईएसआई के ऊपर भी प्रोब करते हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाते हैं कि वो उनसे भी प्रोब करे कि उन्होंने क्यों यानी इस चीज के ऊपर ठंड रखी और उसको नहीं नहीं, वो कालीन के जस्टिस नीचे काजी नहीं थे, किया। जस्टिस बंदियाल थे। जस्टिस काजी जस्टिस फायज ईसा साहब तो नहीं नहीं नहीं, चीफ जस्टिस जस्टिस नहीं थे। बंदियाल, जस्टिस बंदियाल की बात हो रही। साहब चीफ इन्हीं जस्टिस बातों थे। की वजह से मंसूर ने बताया कल चीफ जस्टिस जो है ना वो परेशान भी थे, वो यूट्यूबर्स के ऊपर भी बातें कर रहे थे, इस पर भी चैनल्स बात के ऊपर करेंगे। भी। इस पर एक एक ब्रेक मुझे अगर आप लेने दें, आप तीनों मेरे मोजिस कॉलीग्स, अगर ब्रेक लेने दें, इस पर भी बात करेंगे कि जस्टिस काजी के खिलाफ जिस तरह से हाउंडिंग हो रही है इस वक्त, उनको टारगेट जो किया जा रहा है, इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग? और इसके अलावा दीगर अहम मामलात भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अतर जो कह रहे हैं कि ये मामला खत से शुरू नहीं हुआ, एग्जैक्टली खत भी कहता है कि ये मामला जस्टिस शौकत सिद्दीकी से स्टार्ट हुआ, तो वहां पर भी बात करेंगे। इमरान खान की रिलीज, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है नहीं गिर सकती, इन सारे मामलों पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द पोस्ट ईद सिनेरियो इन पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो 6 जजेस के खत का मामला है, इसको क्विकली रैप अप करेंगे। मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं, अतर कासमी साहब मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर में बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मंसूर खान साहब, ब्रेक पर जो डिस्कनेक्ट हुआ था हमारे डिस्कोर्स का, वो ये हुआ था कि जी यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह यूट्यूब पे अपना करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, अतर कासमी साहब भी हैं, बैरिस्टर एहतशाम भी हैं, तो यूट्यूबर्स के हवाले से जो जस्टिस काजी साहब ने भी बात की कि डॉलर कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। और हमने देखा कि उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उनकी अहलिया के बारे में चला दी गई कि जी वो बैठी हुई थी फुल कोर्ट की मीटिंग में, या वो बैठी हुई थी जजेस के साथ मुलाकात में, 6 जजेस के साथ जो बात में फेक न्यूज़ साबित हुई। ये सिर्फ फेक न्यूज़ की एक मिसाल है। तो इज इट राइट जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं? और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या हम फेक न्यूज़ पे इनको जेल में डाल दें? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुझे जो जिस चीज के ऊपर एतराज है वो ये है कि एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, हाँ। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जनाब यूट्यूबर जो हैं वो मतलब वो इस तरह लगता है जैसे पता नहीं कोई 200-300 यूट्यूबर्स की एक फौज है और वो सारे बैठ के इकट्ठे यही काम करती है। ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन थॉट प्रोसेस, एवरीवन हैज देयर ओन एडिटोरियल लाइन, सबके अपने जर्नलिस्टिक स्किल्स हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। लेकिन आपको जिस पे एतराज हो, जिस स्पेसिफिक किसी यूट्यूबर के ऊपर या उसकी फेक न्यूज़ के ऊपर एतराज हो, बेशक अदलिया को उसको पिन पॉइंट करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एंड आई एम ऑल फॉर इट। मैं बिल्कुल ये समझता नहीं, हूं लेकिन वो एक्शन कैसे होगा? आपने कहा कि अदलिया को पिन पॉइंट करना चाहिए, क्या चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले लें उसके ऊपर? पिटीशंस तो बहुत पड़े हुए हैं।
नहीं, आपके सुओ मोटो बेशक ना लें, लेकिन ऑब्वियसली एक जज के पास ये राइट तो है कि वो एक डिफेमेशन का क्लेम जो है वो तो फाइल कर सकते हैं एक पिटिशनर के तौर पे। वो तो उनका हक है, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते वो तो ये कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में उसको लेकिन जब वो बेंच केसेस के फाइल किए जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ले आई जाती हैं, कहीं पे कोई बूढ़ी वालिदा को लेके आ जाते हैं, कहीं पे कोई अपनी फैमिली के मामलात को लेके आ जाते हैं, उस बुनियाद पे उनको रिलीफ मिल जाते हैं, तो ये क्या जायज़ है मंसूर खान साहब? नहीं, देखिए, अब जाहिर बात है ये उसके रिप्रिकॉशंस तो हैं। अब अगर आप इस तरह कहें तो फिर तो इस तरह चीफ जस्टिस के हवाले से भी जो कुछ हुआ उसमें उनकी बेगम को भी बीच में लाया गया था, जाहिर बात है क्वेश्चनिंग उनसे भी हुई थी, तो ये तो नहीं, फिर उनके अक्रॉस खिलाफ द तो बोर्ड बात है। केसेस थे, लेकिन सरीना ईसा के खिलाफ तो केसेस बनाए गए थे, उनको तो बीच में हाउंड किया गया था, टारगेट किया गया था। अगर कोई ऐसा काम किया है जिसकी सजा होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं क्यों ना हूं, सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन इसके अंदर ये है कि मेरा ख्याल में चीफ जस्टिस को हर केस के अंदर, मैं एक रूटीन देख रहा हूं, हर केस के अंदर जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया से नाला नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं। रादर देन डूइंग दैट, टेक द लीगल कोर्स, प्लीज फाइल अ पिटिशन, गो अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने भी ये फेक न्यूज दी है, बिल्कुल आप करें, और किसी को नहीं बख्शना चाहिए। और आजादी इज़हार राय या सहाफत के पीछे, उसके लबादे के पीछे छुपने की भी फिर कोई जरूरत नहीं है। और साफती तंजीमों को भी जो है वो ऐसे लोगों का जो है वो बाइकआउट करना चाहिए, उनसे कहें जी यू हैव ब्रोकन द लॉ, गो एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यही तो प्रॉब्लम है कि फेक न्यूज़ पे जब भी कोई पकड़ा जाता है, जिस पे कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, तो उसको आज़ादी सहाफत पे हमला करार दिया जाता है। अतर काज़मी साहब, योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखिए, मसला ये है कि आपको चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। क्या हुकूमत के पास ये इस वक्त मॉरल अथॉरिटी है कि वो किसी और के ऊपर फेक न्यूज के हवाले से बात कर सके? चीजें जो है ना वो एक पहराए के अंदर ऑपरेट करती हैं, जहां पे हुकूमत की जानिब से इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, इस तरह के बयानात आते हैं जिसमें बहुत सारे तजादात होते हैं, तो फिर वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगाए कि वो फेक न्यूज दे रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं नहीं है नहीं, कि अगर कोई शख्स ये बिल्कुल आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट मैटर। हुकूमत के बयानात जी में, सियासतदानों के बयानात में तसाद हो सकता है, उसको आप फेक न्यूज़ करार नहीं दे सकते। यू कैन पिन पॉइंट द कॉन्ट्रडिक्शंस इन देम। हम तो फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, जानबूझ के जो दी जाती है, जिसका मकसद कोई इल मोटिव हो सकता है। अतर कासमी साहब। जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जहां तक फेक न्यूज का ताल्लुक है कि देखें, कोई भी शख्स फेक न्यूज दे तो वो कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं इश्यू ये कह रहा हूं कि जब आप इस तरह का सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हो जहां पे नकली खबरें फीड की जाती हो, हुकूमत की तरफ से दी जाती हो, हुकूमती इदारों की तरफ से दी जाती हो, तो वहां पे आप किस तरह इस सारे मामले को देखेंगे, किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे? अब आप एक्स की बंदिश का ही मामला देख लें। आपके जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने कहा कि एक्स तो बंद ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। बाद में अदालत में पता चला कि जनाब वो वजारत दाखिला ने बंद किया हुआ है। तो जब रियासत ही ऑनेस्ट नहीं है, अब वो फोर्थ कमिंग नहीं है, वो खुल के बता नहीं रही है, तो फिर दूसरे को आप किस तरह, क्या वो फेक न्यूज नहीं थी जो वफाकी वजीर इत्तलात बैठ के कह रहा था कि मुल्क में एक्स बंद नहीं है? और एक्स तो हमें सबको पता है, सब वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मॉरल अथॉरिटी आप खो देते हैं उसको रेगुलेट करने की। बात जो चीफ जस्टिस साहब ने की है वो बिल्कुल मुनासिब की है कि आप किसी की पगड़ी इस तरह नहीं उछाल सकते कि कोई भी इल्जाम लगा दें, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दें। पर अनफॉर्चुनेटली ये होता है, होता रहा है। लेकिन इसके ऊपर मॉरल क्राइसिस, जो एक तरह से मॉरल पैनिक जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि सम टाइम उसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो काबिल इतराज हो, लेकिन मेजॉरिटी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मुआशरे की भद्दी शक्ल आपको दिखाती हैं। तो उस शीशे को तोड़ने के बजाय थोड़े से मुआशरे की बेहतरी की तरफ या अपने शक्ल के ऊपर हम थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगाएं, जो मैं ओवरऑल ये एज ए मेटाफोर बात कर रहा हूं, तो वो चीजें बेहतर होंगी। उस शीशे को तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अतर साहब का एक बिल्कुल डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। बैरिस्टर एहतेशाम साहब मौजूद है क्या हमारे साथ? जी जी मैं सुन सकता ठीक है, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर एहतेशाम साहब ज्वाइन करने के लिए। आपने चूंकि थोड़ा सा लेट हमें ज्वाइन किया है, सो इससे पहले डिबेट हमारी चल रही थी। मैं सब पे चाहती हूँ कि आपका व्यू पॉइंट आ जाए। 6 जजेस का मामला, अब ईद के बाद क्या होगा? क्या इस पे लार्जर बेंच ही आगे प्रोसीड करे? फुल कोर्ट बनना चाहिए, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुतालबा है, जिनका अपेरेंटली कोई प्राइमरी स्टेक नहीं है। तो क्या चीफ जस्टिस अंदर प्रेशर नजर आते हैं? फुल कोर्ट का मुतालबा पहली हियरिंग में ही उन्होंने मान लिया था। इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो क्या देखते हैं आप इस सारे मामले का, 6 जजेस के खत का? और दरमियान में चीफ जस्टिस साहब भूलते नहीं हैं मीडिया को ज़रा ट्विस्ट करना, उनको ज़रा
ताने देना, उन पे तनकीद करना, यूट्यूबर्स की बात करना, डॉलर कमाने के लिए झूठ बोले जाते हैं। योर व्यू पॉइंट ऑन ऑल ऑफ दिस प्लीज। बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले मैं ये जो दूसरा सवाल है आपका, इसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं एग्री करता हूँ मंसूर से। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई फेक न्यूज फैला रहे हैं, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज गॉट ऑल द अथॉरिटी, ही नोज द लॉ। और वाकई में ये बात दुरुस्त है कि आजकल काजी फैज ईसा साहब को बहुत हम सुन रहे हैं मीडिया से शिकायत करते हुए। मिसाल के तौर पे जो हेयरिंग थी, उसका बुनियादी तौर पे जो सब्जेक्ट मैटर था, वो तो उन 6 जजेस का खत था जिसमें बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। तो उससे ज्यादा फोकस मुझे लग रहा था मीडिया के ऊपर है, या फिर ये जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स या वीलॉगर्स हैं, उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब बात यह है कि जो 6 जजेस का खत है, क्या वो फेक न्यूज है, क्या वो प्रोपेगेंडा है? क्या 6 जजेस ने खत नहीं लिखा है? क्या उन्होंने संगीन इल्जामात नहीं लगाए? उन्होंने सब कुछ किया है और वो फैक्ट रिकॉर्ड पर है, तो उसको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी था। लेकिन उस पे जो फुल कोर्ट की आप बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ लेकिन बैरिस्टर एहतिशाम, सॉरी टू इंटरजेक्ट, सॉरी टू कट यू देयर, बट जस्ट टू टेक द डिबेट फर्दर, इसी से जुड़ा हुआ मामला था कि जी 6 जजेस के साथ मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की, उसमें सरीना ईसा बैठी हुई थी, विच टर्न्ड आउट टू बी फेक न्यूज। ये तो इसी से जुड़ा हुआ मामला है ना, और इसी मामले के बारे में फेक न्यूज है, तो गलत है। वो जिसने भी फैलाया उसके खिलाफ एक्शन लें। आजकल तो इदारे वैसे ही बड़े फाल है एक्शन लेने में, और सहाफियों के ऊपर तो वैसे ही काफी आजकल प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बावजूद आप लोग बेहतरीन सहाफत कर रहे हैं। आप हैं, मंसूर साहब हैं, आतर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो लोग इस तरह की खबरें झूठी फैलाते हैं और चीफ जस्टिस साहब की फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनके खिलाफ जरूर एक्शन लें, मैं ये कहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये जो मामला है, ये उससे कहीं ज्यादा संजीदा है जो 6 जजेस के खत का असल मामला है। क्योंकि अदलिया की आजादी या अदलिया के काम में मुदाखलत जो है, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बाकायदा तौर पर लॉ में एक चैप्टर है, और ये बहुत संगीन जुर्म है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे FIRs हो जाती होती हैं। हमने तो देखा है कि आम केसेस जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के होते हैं, मैंने भरी कोर्ट में जजेस को ये कहते हुए सुना है कि इसके ऊपर तो दहशतगर्दी का पर्चा होगा, और हमने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के केसेस में दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कराते हुए जजेस को देखा भी है। हालांकि मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन शॉर्ट ऑफ दहशतगर्दी का पर्चा बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल डेफेमेशन हो सकती है, मिसाल के तौर पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की प्रोविजंस आ सकती हैं। लेकिन उस हवाले से कोई बात नहीं हुई है, और 29 अप्रैल अगली डेट डाल दी गई। और जहां तक फुल कोर्ट का आपका सवाल था, तो आई डू नॉट रियली केयर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कहती है कि फुल कोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं तो एक वकील की हैसियत से इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करूंगा कि जब आपके सिटिंग हाई कोर्ट जजेस ये कह रहे हैं कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं और उनके काम में मुदाखलत हो रही है, तो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर दैट ought to be addressed by the highest court in the country, which happens to be the Supreme Court. बिल्कुल ठीक है। I have to take the debate further and slightly altering the nature and the course of the debate. I have to turn it towards the political developments. So लेकर जाएंगे कि अब इमरान खान की रिहाई हो सकती है ईद के बाद या नहीं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, आप देखते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक बन सकता है इस तरह से कि मौलाना फजल रहमान भी उसका हिस्सा हो, जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और उसको लीड करें महमूद खान अचकज़ई। वेयर इज द आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी इन ऑल ऑफ दिस? देखिए, मैं छोटा सा कमेंट करूंगा अपनी पिछली स्टोरी के हवाले से जो हम बात कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे तौहीन अदालत का जिक्र हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के अंदर DC इस्लामाबाद को सजा सुनाई, इंतजामिया के अफसरान को सजा सुनाई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, वो तमाम अफसरान अपने ओहदों पे बरकरार रहे। इंतजामिया ने, हुकूमत ने एक मिनट के लिए भी उनको अपने ओहदों से नहीं हटाया, हालांकि उनको 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। तो मसला यही है ना कि जब आपकी सियासी जमातें इस तरह की बातें करेंगी तो फिर आपको दीगर जगहों पे भी चीजें नजर आती हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि अब कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा, ये जो अलायंस बना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल में जो महमूद अचकज़ई साहब को सदारत के लिए नामजद किया गया था, वो इमरान खान साहब की पॉलिसी स्टेटमेंट थी, सबको मालूम था। और मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी कि महमूद अचकज़ई साहब सदर तो नहीं बन सकेंगे,
लेकिन अगले 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जब तक ये निजाम चलता है, वो जो पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करेंगे वो हम सुनते रहेंगे। और इसी तरह जो दीगर बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन जिन लोगों ने ली हुई है और जिनको माजी में तहरीक इंसाफ वाले काउंटर करते थे, बल्कि उनके सोशल मीडिया के लोग सोशल मीडिया पे काउंटर करते थे और गद्दार तक कहते थे कि जनाब खुदा न खास्ता अख्तर मैंगल साहब ने ये कह दिया, महमूद अचकजई साहब ने ये कह दिया, तो ये एक नया अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है जो हार्डनिंग ऑफ पोजीशन है। इसलिए कि इस अलायंस की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पख्तूनख्वा मिली पार्टी, बीएनपी मैंगल, फिर उसके साथ साथ जो है मौलाना साहब, एमडब्ल्यूएम, ये वो जमातें हैं जो सारी कोई ना कोई बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि किसी हालत में एक्सट्रीम पोजीशन लेने की केपेबल हैं और कुछ ने ली भी है, कुछ ले भी रही हैं। लगता यही है कि तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है उसमें ज्यादा एक तरह से सख्ती आएगी आने वाले दिनों में। अचकजई साहब पाकिस्तान के सदर तो नहीं बन सके, लेकिन चलें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के सदर जरूर बन जाएंगे। मंसूर अली खान साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको इस सारे के अंदर कोई बाइंडिंग थिंग, कोई बाइंडिंग फोर्स, कोई बाइंडिंग फैक्टर नजर आता है ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में, या चूचू का मरब्बा है? और अगर कोई इनके दरमियान आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है तो ये 1 पॉइंट एजेंडा इनका क्या सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराना कामयाब हो सकता है? मंसूर खान साहब देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसके दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखूंगा। एक तो आप इसको पीडीएम पार्ट 2 तस्वुर कीजिए। अच्छा। मतलब जिस तरह पीडीएम बनी थी उसी तरह ये भी अब एक पीडीएम बन रही है। ना वो पीडीएम एज सच कुछ कर सकी थी अनलेस और अनटिल द फोर्सेस दैट काउंट, जब तक उन्होंने फैसला नहीं कर लिया तब तक वो पीडीएम भी कुछ नहीं कर सकी थी। लॉन्ग मार्च वगैरह भी सब कुछ कर लिया था, कुछ हासिल नहीं हुआ था उसका। तो यहाँ पे भी जो है वो ठीक है, एक फॉर्मेशन जरूर होगी, या जिससे आप कहते हैं ना एक बड़ी जंग से पहले जो है वो ड्रिल्स होती हैं, फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं और वॉर गेम्स होती हैं। ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वही मुझे नजर आ रहा है फिलहाल। जारी बात है, आई कांट प्रेडिक्ट कि 6 महीने या साल के बाद होगा। दूसरी बात ये, जहां तक कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब उनके लिए हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई और अब देखिएगा ईद के बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल में इट्स अ बिट टू अर्ली, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है ना वो कैरेट एंड द स्टिक वाले फॉर्मूले के साथ चला जा रहा है। आप अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, आपको फवाइद मिलेंगे, आप बुरे बच्चे बन के रहेंगे, आपको सजा मिलेगी। तो अगर तो आप सड़कों को क्लियर रखेंगे, पेशावर की हद तक ठीक है ना, आपने 5-6 हज़ार बंदा, 10,000 बंदा निकाल लिया, थोड़ा सा लाउड स्पीकर के ऊपर 4-5 तकरीरें कर ली, चुप करके आराम से घर चले गए, ठीक है, आप अपनी एक हाजिरी लगवा लें। सियासत के अंदर हाजिरी लगवाना एक बड़ी आम सी बात है। ये तमाम सियासी जमातें अपने वर्करों से, अपने लीडरों से लगवाती हैं कि जनाब आप नजर आए कि हाँ यार कोई थोड़ी सी हिलजुल हो रही है। ये नहीं कि आप लोग घरों के अंदर ही बैठ गए, थोड़ा बहुत जरा कोई रोलर पा के रखो जिन्हों के अंदर है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही करिए। अब आप देख लीजिए, इससे पहले भी जो एक एहतजाज हुआ था, एक रैली हुई थी, उसमें पंजाब सारा गायब था। पंजाब से आपने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आपको पता था वहां गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपने कराची के अंदर निकालने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप थी। सिर्फ पेशावर में जो आपका डोमेन है, सिर्फ वहां पे हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी नजर आई थी। तो आप आराम से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सब कुछ करेंगे, आपको फायदे मिलते रहेंगे, ढील मिलती रहेगी। जहां आपने रूल से निकलने की कोशिश की तो आपके लिए सजा मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब की एक एग्जांपल आपके सामने है। वो ओवरटेकिंग सेरेमनी में गए, वजीर आजम की, सदर की, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता इस हुकूमत को, कुछ भी हो जाए। एक पिटिशन गई सिर्फ वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और अगले दिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वजीर आजम हाउस पहुंच गए थे। तो ये कैरेट एंड द स्टिक फॉर्मूले के तहत ही मेरे ख्याल में काम चलेगा। और फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म कम से कम मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई ज्यादा परेशानियां उनके हुकूमत के जाने के हवाले से फिलहाल मुझे तो नहीं नजर आ रही। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब, मंसूर अली खान साहब, अतक कासमी साहब आज के प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।